हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पे। और दोस्तों 2024 की जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसकी मुख्य परीक्षा बहुत नजदीक है। तो वे छात्र जो केस स्टडी पे अपने हाथ आजमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो 250 नंबर का एथिक्स का पेपर होता है उस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सके, तो उनके लिए हम केस स्टडी की ये सीरीज लेके आ रहे हैं। एक केस स्टडी इसके पहले भी हम लागे थे, एक इसकी प्लेलिस्ट बनवा देंगे और आपको प्लेलिस्ट में ही आपको सारी केस स्टडीज मिलती जाएंगी। और हमारा ये वादा है कि हम हर हफ्ते नई केस स्टडीज लेके आएंगे और हर एक यूनिट के लिए अलग अलग। देखिए, स्टडी IQ-IAS हिंदी का जो हमारा चैनल है, हमने सारे सब्जेक्ट्स को पार्ट्स में कंप्लीटली हर तरीके से और हर एंगल से कवर किया हुआ है। तो कभी भी आपको अगर ये लगता है कि आप हिंदी माध्यम में एक ऐसा चैनल देखना चाहते हैं जो संपूर्ण हो, हर विषय की जानकारी लिए, हर विषय की क्लासेस लिए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज की जो हमारी केस स्टडी है ये है मानव मूल्य, जो ह्यूमन वैल्यूज का सेक्शन है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और इस केस स्टडी को लेके आने की एक जो मेन वजह है कि जो छात्र 2024 की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जो छात्र 2025 की मुख्य परीक्षा देंगे या 2026 में देंगे, उनके लिए एक अच्छा बैकअप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं केस स्टडी क्या है। केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी क्या है कि आपको अपने राज्य के एक कस्बे में खंड विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने पाया कि आपके कार्यालय में एक क्लर्क है, मतलब कि एक लिपिक है, जो स्वस्थ मानसिक स्थिति में नहीं है, मेंटली ही इज नॉट स्टेबल। क्यों, आगे पता चलेगा। कई बार तो वह खुद से ही बातें करते पाए जाते हैं और ऑफिस में आगंतुकों से झगड़ा करते हैं, और एक बार तो वह बिना वजह अपने आप बिना वजह आप पर, मतलब आप चूंकि बॉस हैं, आपके ऊपर सबके सामने चिल्ला भी दिया उन्होंने। पूछताछ करने पे आपको पता चला कि पहले वह आपके विभाग में सबसे अच्छे कर्मचारियों में से एक थे, लेकिन हालात तब खराब हो गए जब पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना से वह और उनकी पत्नी दोनों टूट गए। तब से उनकी पत्नी कई बीमारियों की चपेट में आ गई हैं और उन्हें नियमित चिकित्सा उपचार की जरूरत होती है, जो इनकी वाइफ है। उन पर कर्ज का बोझ भी है जो उन्हें अपने बेटे के इलाज के लिए उठाना पड़ा। ठीक है, एक क्लर्क की बात है जो मेंटली उतने स्टेबल नहीं रह गए अपने बेटे के एक्सीडेंट के बाद, चूंकि इकलौता बेटा था और बेटे के एक्सीडेंट के बाद पत्नी की स्थिति भी लगातार खराब रह रही है, लगातार उनको अस्पताल जाना पड़ता है, तो अक्सर आदमी टूट जाता है। और आप वहां पे क्या है लिखा है ना कि आप अपने कस्बे में खंड विकास अधिकारी के रूप में, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, BDO के रूप में वहां पे आप उपस्थित हुए हैं। तो ऐसा अक्सर सामना करना पड़ता है। सिर्फ सरकारी ऑफिस की बात ना करूं तो निजी प्राइवेट ऑफिस में भी ऐसा कई बार होता है, जहां पे दोनों तरीके की स्थिति देखती है, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी ये स्थिति आ सकती है आपके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि यह क्लर्क अब काम करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आपके विभाग में दूसरे क्लर्क पे अत्यधिक बोझ है। 2 क्लर्क हैं आपके में, एक ये क्लर्क जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे वे क्लर्क जिन पे बहुत ज्यादा बोझ आ गया है। ठीक है, और उन्होंने इस मुद्दे को बार बार आपके और पिछले BDO जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे उनके सामने उठाया। जब आखिरी BDO ने इस क्लर्क को हटाने की कोशिश की तो उसे क्लर्क के समुदाय के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, और यहां तक कि शहर के विधायक को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब ये इशू बना तो बहुत इसका बात उड़ी और ये बात विधायक तक गई, और ये बात आपको पता चली इन्वेस्टिगेशन में। अब आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, दूसरा आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। ठीक है, दूसरा आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। देखिए, केस स्टडी का मतलब क्या होता है। कल को आप सिविल सेवा अधिकारी बनते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एज एन अधिकारी चयनित होते हैं, या IAS IPS में, अलाइड सर्विसेज में, या स्टेट PCS में भी एथिक्स आता है, उसमें भी काम आएगा। आप वहां पे अधिकारी चुने जाते हैं तो बहुत से ऐसे केसेस आएंगे, बहुत से ऐसे टाइम आएगा जहां पे जो पेपर 4 है, नीति शास्त्र का जो पेपर है, वो आपका प्रैक्टिकली टेस्ट होगा। थ्योरेटिकली तो आप एथिक्स के पेपर में कर ही देंगे, प्रैक्टिकली टेस्ट होगा। और मतलब अगर प्रैक्टिकली आपकी टेस्टिंग जो की जाती है उससे पहले आप केस स्टडीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो केस स्टडीज होती हैं
वे हमें मजबूत करते हैं कि कल को जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, जब आप आईएएस अधिकारी बनोगे या आप पीसीएस अधिकारी बनोगे, उस दौरान जो आपका एक इमोशनल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, आपका जो अभिवृत्ति है, आपकी जो अभिरुचि है, जो बुनियादी मूल्य हैं, वो सारा एप्लीकेशन पार्ट में आएगा और निश्चित तौर पे ऐसी केस स्टडीज आपके सामने आएंगी। तो यहां पे वो आपको फ्यूचर के लिए भी तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा, बात करें फ्यूचर के लिए तैयार किए जाने की, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत ज्यादा इसकी बात हो रही है, मतलब इतने सारे व्यूज, इतने सारे क्वेरीज। स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि हम अपने हर उस छात्र का पैसा वापस कर देंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, जो प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करता है। प्रतिज्ञा बैच वैकल्पिक विषय के साथ भी उपलब्ध है, तो अगर आप वैकल्पिक विषय के साथ भी प्रतिज्ञा बैच लेते हैं तो आपके दोनों के, मतलब वैकल्पिक विषय, जैसे मैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेता हूं, उसकी कक्षाएं शुरू हैं, आप studiiq.com पे जाके वहां पे भी उसकी डिटेल जान सकते हैं। तो अगर आप वैकल्पिक विषय के साथ हमारे प्रतिज्ञा बैच को लेते हैं और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होता है तो पूरा पैसा रिफंड, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद के जो प्रोग्राम है, एमआरपी प्रोग्राम, मतलब अगले 2-3 महीने आपको दिल्ली में रह के पढ़ाना लिखाना, फुल फोकस तरीके से तैयारी कराना, लाइब्रेरी, हर चीज की सुविधा आपको मिलेगी, रहने खाने हर चीज की सुविधा मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आईजीपी प्रोग्राम, फिर आपका यूपीएससी सिलेक्शन भी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा अगर आप हमारे इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़ते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में जुड़ रहा है। ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, आपके सामने प्राइस भी दिया हुआ है। ठीक है, एक बार हमारा जो टीम है उससे एक बार जरूर बात कर लें, हो सकता है आपकी कुछ और क्वेरीज भी हो, वो वहां पे प्रॉपर उसका रिजोल्यूशन होगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी ये न भूतो न भविष्यति कि ये पूरा पैसा ही वापस हो जा रहा है, और हम लोग के समय ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, वरना पैसे कितने सारे जो लगे वो वापस हो गए होते। खैर चलो आगे आते हैं, केस स्टडी पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे पिछले बार भी कि हिंदी साहित्य का नया बैच कब से शुरू हो रहा है। 15 जुलाई सोमवार से शुरू है और लगभग 1 हफ्ते 8 दिन उसमें एडमिशन चलेंगे, तो देर मत कीजिए, ये लास्ट समय है अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप डिले हो जाएगा आपके लिए, तो डोंट बी लेट फॉर दैट। studiiq.com विजिट, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विशाला देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं तो क्या है विचार विमर्श, क्या है दी गई स्थिति में आप क्या करोगे। अधिकारी को इस तरह से कार्य करने की जरूरत है कि संगठन के हित से भी, मतलब आपके लिए कह रहा है कि संगठन के हित से भी समझौता ना हो और क्लर्क को सम्मानजनक सेवानिवृत्ति मिले। क्योंकि देखिए, एक ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्य की बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन वैल्यूज सिर्फ ऑफिस की बात नहीं करता है, ये वो ह्यूमन वैल्यूज है जो आपके जो इंटरनल मूल्य होते हैं ना, वो भी आपको प्रयोग करने पड़ते हैं। एक शब्द हम पढ़ते हैं कंपैशन, करुणा। कंपैशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, एक और टर्म पढ़ते हैं समानुभूति, एम्पैथी। समानुभूति क्या होती है कि अगर आप मान लीजिए किसी ढाबे पे गए, वहां पे कोई बच्चा काम करते दिख रहा है, तो अगर आपकी सिंपैथी की बात की जाए तो आपको लगेगा उसके लिए खराब लगेगा, यार बेचारा बचपन में काम कर रहा है। बट एम्पैथी क्या है, समानुभूति क्या है कि आप कंपेयर करोगे, यार कि आपका भी तो बेटा है, वो भी तो 5 साल का या 8 साल का है, वो अगर ऐसे काम करेगा तो उसकी जिंदगी कैसे निभा होगी, कितने कष्ट सहता होगा। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, इसको कहते हैं समानुभूति। तो कंपैशन और एम्पैथी दो ऐसी चीजें हैं जो इस केस स्टडी में आपको जरूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और निश्चित तौर पे मानव मूल्यों में निखर के आएंगी, हम देखेंगे इसमें। ठीक है, हितधारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हैं। लिपिक जो क्लर्क हैं, उनकी पत्नी, निश्चित तौर पे वो विभाग जिसमें वो काम करते हैं, बड़े पैमाने पे जनता जो डे टू डे बेसिस पे ऑफिस में आती है। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब आप, और क्लर्क समुदाय के वे लोग, जैसे एक व्यक्ति जो काम कर रहे हैं या बाद में कोई अगर क्लर्क आएगा तो वे लोग जो वहां झेल रहे हैं। क्योंकि कई बार हमको देखता है कि जो निचले लेवल पे बहुत सारे लोग 10 साल 15 साल एक जगह पे रह जाते हैं, वहां पे अगर आप देखोगे तो जो क्लर्क वगैरह होते हैं वो उस विभाग के परिवार बन जाते हैं और लोग बाय नेम और विभिन्न तरीकों से उनको जानते हैं, तो एक ट्रस्ट बनता है। लेकिन वो क्लर्क का जो पद है किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से गुजरा नहीं है और आप उसके अधिकारी हैं, तो आपका क्या स्टैंड होगा। तो 1-2 मैं बता दे रहा हूं यहां पर, जैसे करुणा, ये इसको थोड़ा लाइट कर देता हूं। ठीक है, जैसे करुणा और समानुभूति, ये दो जो मानव मूल्य हैं, यानी कि कंपैशन और एम्पैथी, ये दो मानव मूल्य यहां जरूर लगेंगे और ये होने चाहिए। हम लोग जब एथिक्स में पढ़ाता हूं तो एथिक्स में हम इन मूल्यों की बात करते हैं। ठीक, क्या है आगे डिस्कशन देख लेते हैं। नैतिक दुविधाएं क्या क्या है। नैतिक दुविधाएं मालूम क्या है कि संगठनात्मक हित की बात करें या दायित्व की बात करें।
क्योंकि करुणा जो बताया ना, एम्पैथी की बात करें, आपका दायित्व क्या है? दायित्व क्या है कि जॉब जो वहां पे हो रही है, मतलब जो लोगों के शंकाओं का समाधान हो रहा है, उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो निर्बाध रूप से चले, तो उसके लिए फिर क्या हो सकता है कि फिर हटा ही दिया जाए उसको। लेकिन फिर करुणा भी आ जाती है, कंपैशन आ जाता है कि व्हाट अबाउट द पर्सन्स वर्क, अर्लियर उसने बहुत अच्छा काम किया है, अभी स्थिति खराब है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? दयालुता बनाम प्रभावशीलता। आप एम्पैथेटिक हैं उस व्यक्ति के लिए, या आप ऑफिस में प्रभावित होने वाले जो क्लर्क हैं उसके बारे में सोचेंगे, या जो काम प्रभाव हो रहा है उसके बारे में सोचेंगे और तुरंत निर्णय लेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? वस्तुनिष्ठता बनाम विषयनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी होती है। मतलब आपको अगर 5 लोग पता हैं और आपको पता है कि 5 में क्या बेस्ट है, तो आपको वस्तुनिष्ठ आपकी सोच कहा जाएगा। और 5 में से किसी एक व्यक्ति को देखेंगे तो व्यक्तिनिष्ठ सोच आ जाएगी, या जो अमूमन हमारे यहाँ कल्चर चलता है। तो वस्तुनिष्ठता क्या है कि आपको पता होगा कि क्यों वो स्थिति आई और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। विषयनिष्ठता क्या है कि आपको पता है कि एक क्लर्क सही काम नहीं कर रहा, एक क्लर्क अच्छा काम कर रहा है, सीधे जो पुराना क्लर्क है उसको हटा दो, नया क्लर्क की भर्ती करा दो। ठीक। दैट इज। अगला क्या है? व्यक्तिगत कल्याण बनाम व्यापक सार्वजनिक कल्याण। दोनों हैं, क्योंकि आप अगर व्यक्ति के कल्याण की मतलब उस जो क्लर्क है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप उसके साथ जा रहे हैं, तो व्यापक स्तर पे जो सार्वजनिक कल्याण हो रहा है, मतलब पहले तो 2 क्लर्क का काम करते थे ना भाई, तो काम फास्ट होता था, अब एक ही काम कर पा रहा है तो काम तो फास्ट हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे सार्वजनिक कल्याण भी उस पे सामने आ रहा है। ठीक है। अगला है सेवा नियमों के प्रति आज्ञाकारिता बनाम सेवा नियमों के दांव पे रखना। सेवा नियम क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शालीन और आधिकारिक रूप से किसी ऑफिस में जुड़ा है तो उसको ऑफिस के दायित्वों का, नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन फिर यहां पे दांव पे रखना क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि वो व्यक्ति भले मानसिक स्थिति में ना हो, लेकिन है तो क्लर्क, उसकी ड्यूटी है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इफ ही इज नॉट फॉलोइंग तो क्या होगा उसके फ्यूचर में? तो यहां पे 2 बिंदु जो हैं आपके सामने आ जाते हैं। ये कुछ नैतिक दुविधाएं हैं और अक्सर क्वेश्चन आता है, मैं केस स्टडीज लाता रहूंगा जहां पे आपको हितधारक छांटना आ जाएगा, नैतिक दुविधाएं छांटना आ जाएगा और उन पे काम करना आ जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे क्या है? उपलब्ध विकल्प क्या क्या है? पहला कि इस क्लर्क को कार्यालय में रहने दीजिए और तीसरे क्लर्क की भर्ती का प्रयास कीजिए। ठीक है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर लेंगे। तो इसका पक्ष क्या है कि अगर हम क्लर्क को रहने देते हैं, उसको रहने देते हैं, एक तीसरा भर्ती कर लेते हैं, तो पक्ष क्या है? पक्ष क्या है कि अत्यधिक बोझ से दबे क्लर्क की मदद करे और इस क्लर्क के प्रति दया भाव करना, ये पक्ष है। क्योंकि एक व्यक्ति के जो इंटेंशनली वो नहीं कर रहा है, उसके बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दैट्स वाई कर रहा है, तो एक तो हम ये करें। इसके अगर हम बात करें, इसके विपक्ष की बात करें, तो विभाग के हित में नहीं होगा, ठीक है, जनहित में नहीं होगा, और ये इस क्लर्क के दीर्घकाल हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत है जो वो नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि बाकी टाइम वो पत्नी के साथ में रहता है और बाय डिफॉल्ट उसको ऑफिस तो आना ही पड़ता है, वरना तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो व्यक्तिगत हित में भी नहीं है, विभाग के हित में भी नहीं है, और जनहित में भी नहीं। विभाग के हित में क्यों नहीं? क्योंकि एक ही आदमी बर्डन हो रहा है, या तीसरा भी अगर ला दोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा विभाग का, भाई जो ड्यू खर्चा होता है वो बढ़ जाएगा। और जनहित में क्यों नहीं भाई? इन एनी वे अगर 3 क्लर्क हैं, 3 का पैसा जा रहा है और सिर्फ 2 क्लर्क काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो रिजल्टेंट होगा, जितना इनपुट जा रहा है, पैसा जा रहा है, उसके आउटपुट जो काम है उतना तो निकल नहीं पाएगा जनता, और फिर उसका बिहेवियर तो वैसा ही रहेगा, तो जनता भी प्रभावित होगी। हो सकता है उतने मन अच्छे तरीके से वो ऑफिस ना आए, या उसको लगे कि यार पता चला वो हमको दौड़ा लिया, मार लिया, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगला क्या है? अगर क्लर्क को शीघ्र सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुरंत उसको रिटायर कर दिया जाए, तो पक्ष क्या है कि सार्वजनिक हित में होगा, विभाग के हित में होगा। ठीक है। और एक एंगल पे उस क्लर्क के हित में भी होगा। लेकिन इसका विपक्ष क्या है? यह कदम उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि विरोध को आमंत्रित किया जा सकता है, साथ ही मीडिया द्वारा विभाग को खराब से मतलब जो खराबी है उसकी बात की जा सकती है। और दूसरी बात कि वो व्यक्ति जिसकी पत्नी हॉस्पिटल में है, जो खुद मेडिकली अटेंशन जिसको जरूरत है, उसको अगर आप हटा दोगे तो उसका जो अर्निंग है या ऐसी कुछ चीजें हैं वो बाधित हो सकती हैं, या तो उसके लिए कोई प्लान कीजिए। दूसरा, जब आप ऐसे किसी क्लर्क को हटाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो किसी मीडिया के पास चला गया या किसी मीडिया ने इसका मुद्दा बना दिया, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो ये भी इसका विपक्ष भी है, इसका पक्ष भी है, अगर आप दूसरा करते हैं। फिर क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज और बताता चलूं, हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, ये जो इसके पहले मैंने प्रतिज्ञा बैच की बात की थी, जो हमने यहाँ पे प्रतिज्ञा बैच की बात की थी, ठीक है, इसके साथ जो मैंने सारी बातें बताई थी फीचर्स, उसके साथ एक फीचर और है जो शायद मेरे दिमाग से रह गया था, कि ये आपको जो अवधि है 1.5 ईयर, इसमें 1 ईयर और बढ़ा दी गई है। मतलब प्रतिज्ञा बैच में
ए कि आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो तो आपकी पूरी फीस, ये जो पूरी फीस है 27,999, ये पूरी आपकी माफ हो जाएगी, पूरी वापस हो जाएगी, नंबर 1। और फीचर्स तो यहीं 18 से ज्यादा किताबें हैं, मतलब सोचो ना कि किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। और साल भर आपको मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है, साल भर मेंटोरशिप मिलती है। अब तो 2.5 साल हो गई, 2.5 साल मेंटोरशिप मिलती है आपको। MRP प्रोग्राम फ्री, दिल्ली में रहना कितना महंगा दिल्ली यार, रहना खाना सब कुछ फ्री यहाँ पे है कुछ, ठीक है। तो और उसके साथ में क्या है कि आपको फ्री प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, फ्री मेंस की टेस्ट सीरीज, फ्री SIP, फ्री MRP, फ्री IGP, सारे प्रोग्राम फ्री। 1000+ घंटे की क्लास होती है यार। उसको अगर आपकी कुछ भी दिक्कत होती है आप रिकॉर्डेड अनलिमिटेड बार देख सकते हो। कितने सारे फीचर्स हैं उसके साथ में, है ना। और इस कोड को, विकास लाइव कोड को याद कर लो, याद कर लो। हर स्टडी IQ के हर प्रोडक्ट में आपको इस कोड को इस्तेमाल करना है। 27,999 का ये कोर्स है। खैर, तो इसका ये वैलिडिटी की जब मैं बात कर रहा था, तो ये हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, इसके साथ खास बात क्या है कि ये 36 महीने का बैच है और इसमें बेसिक्स से लेके जो टॉप क्लास का जो हमारा क्लासेस होता है वो सारा दिया जाएगा आपको। NCERT वगैरह सब इसमें इंक्लूड होगा। तो लॉन्ग टर्म बैच जो है इसके लिए भी विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हो और इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, 32,999 है। पर मैंने आपको फीचर बताया, आपको बताऊं, अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं तो हर शिक्षक का, अगर आप पर आवर का जो बाहर कोई 2,000, 3,000, 8,000, 10,000 तक लेते हैं, हर शिक्षक का पर आवर का जो कॉस्ट आता है इससे, वो आएगा कोई 20 रुपए 30 रुपए के आसपास, शायद 17 रुपए आता है शायद। यस, 17 रुपए कॉस्ट पे फैकल्टीज आपको इतना अच्छा अगर ज्ञान दे रहे हैं। हमारा रिजल्ट आप देख लीजिए जो अद्भुत रहा, हमारे स्टूडेंट्स नंबर देख लीजिए जो अद्भुत रहे। तो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यति, चाहे वो प्रतिज्ञा बैच हो या लॉन्ग टर्म बैच हो। और विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। ये कोड आप याद कर लीजिए, आपको इस पे बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है फ्यूचर में भी। आगे आते हैं, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराएं। आप कार्रवाई क्या करेंगे? पहले तो अपने अधिकारियों को बताएंगे, ठीक है, अवगत कराएंगे क्या क्या है। सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं और कर्मचारी नीतियों की पहचान करें जिनका उपयोग क्लर्क को सम्मानजनक सेवा निवृत्ति देने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, क्या कहते हैं, PMJAY वगैरह, ये जो योजनाएं हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई पेंशन, जैसे 2005 के बाद सरकारी पेंशन तो बंद हो गई, तो पेंशन से जुड़ी कोई और, जैसे अभी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेंशन से जुड़ी एक उसमें योजना आई है जो वैसे तो उनके साथ है जो नॉर्मल रोजगार में नहीं है, जिनका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटेड रोजगार नहीं रहता है, वो उनके लिए है, ठीक है। असंबद्ध जो रोजगार वाले हैं उनके लिए है। लेकिन उस तरीके की एक योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है, NPS नाम से है। तो कहीं ना कहीं उस तरह की स्कीम्स का फायदा दिलाया जाए, या आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिलाया जाए, ठीक है। दूसरा, प्रशासन से अनुरोध किया जाए कि क्लर्क को पेंशन लाभ प्रदान किया जाए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ विशेष कंडीशन है। या कई बार क्या होता है कि इंटरनल संघ होते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करके इसको सपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। और क्या है, साथ ही क्लर्क की स्थिति के बारे में किसी उपयुक्त चिकित्सक से परामर्श लिया जाए और क्लर्क के स्वास्थ्य के संबंध में उसकी सिफारिश ली जाए, क्योंकि वो मेडिकल अटेंशन जो खुद नहीं ले पा रहा है, हम उसको समानांतर से दें कि भाई ये स्थिति है, आप ऐसे देख लो। डॉक्टर को भी अवेयर कराया जाए, उस व्यक्ति को भी बताया जाए, हम तुम्हारा केयर करेंगे डिपार्टमेंटल तरीके से, ठीक है। और क्या है, विभाग के वरिष्ठ जनों, विधायकों एवं जो सामुदायिक नेताएं हैं, उनकी एक बैठक आयोजित की जाए, ठीक है। जो सबको बुलाया जाए कि वास्तविकता में सर वो व्यक्ति बहुत योग्य था, कुछ स्थिति ऐसी आ गई। और मानवीय मूल्य क्या कहते हैं, कंपैशन और समानुभूति क्या कहती है कि हमें एकदम से उसे नहीं छोड़ देना चाहिए, सम्मानजनक रूप से उसको सेवानिवृत्ति देनी चाहिए, उसकी जो मेडिकल कंडीशन है उसका ध्यान रखना चाहिए, और बाद में जो उसकी आर्थिक कंडीशन होगी उसका भी हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और क्या है, सभी हितधारकों को प्रमाण सहित स्थिति समझाएं, मतलब उनकी पत्नी को भी बताएं, इनको भी बताएं, विभाग के क्लर्कों को भी बताएं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस का इसका विरोध कर रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ भगवान न करे उसके साथ ऐसी स्थिति आ जाए, तो डिपार्टमेंट तब भी आपके साथ खड़ा रहेगा, विश्वास दिलाएं, ठीक है। फिर क्या है, उनसे डॉक्टर की अनुशंसा पे भी चर्चा करें और समझाएं कि सेवा में बनाए रखना उसके हित में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने अगर कहा कि उसको 2 या 3 महीने के आराम की जरूरत है, या 2 साल के आराम की जरूरत है, या अभी अगले कुछ समय तक वो काम नहीं कर सकता है, तो आप मेडिकल अटेंशन लीजिए, आपको पेंशन मिल रही है, आपको डिपार्टमेंटल कुछ और सुविधाएं मिल रही हैं, आपको कुछ सरकारी स्कीम्स का भी फायदा दिलाया जाएगा, आप आराम करो। यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अलॉन्ग विथ योर वाइफ, अपनी पत्नी का भी आप वहां पे हेल्प करो, ठीक है। क्या है, उन्हें वे लाभ बताएं जो उन्हें सरकार के सेवानिवृत्ति के बाद मिलेंगे। निश्चित तौर पर इस पर आप अलग से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल केसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल केसेस नहीं होते हैं। आप अगर सरकारी डायरेक्टरी में जाएंगे, बहुत पहले से मेरा भी जुड़ाव रहा, या मतलब मैंने घर में देखा, तो स्पेशल केसेस भी होते हैं जहां पे आपको मेंशन मिल सकता है, ठीक है। और क्या है, पक्ष क्या है कि लिपिक समुदाय और विभाग के हित में है, करुणापूर्ण समाधान है, और सार्वजनिक हित में और उद्देश्यपूर्ण निर्णय है, मतलब लोगों का भी भला है, लिपिकों का भी भला है,
इस लिपिक का भी भला है, विभाग का भी भला है, मानवता का भी भला है, और उन मानव मूल्य जिनको हम एथिक्स में अपने जो सेकंड यूनिट में या फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं, उस यूनिट में जो मानव मूल्य हैं उनका भी सदुपयोग है यहाँ पे, ठीक है, उनका भी क्या है यहाँ पे सदुपयोग है, ठीक। तो ये थी हमारी एक केस स्टडी। हमने इंटरनली एसेस किया कि क्या कंडीशन है, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या स्टेप नहीं ले सकते हैं, और अल्टीमेटली हम एक स्टेप पे आए जहां पे हमने बात की कि वास्तविकता में इस स्टूडेंट के साथ में, सॉरी इस क्लर्क के साथ में क्या हो सकता है। इसके पहले मैं आगे चलूं, मैं बताता चलूं कि 15 जुलाई से हमारा हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू है, जिसमें एडमिशन जो है वो 1 हफ्ते तक ही सिर्फ चलेंगे, 1 हफ्ते के बाद एडमिशंस बंद हो जाएंगे। तो अगर आप हिंदी साहित्य में जुड़ना चाहते हैं, मैं एक बात और बता दूं, आप कभी मेरे बैच से जुड़ो या कभी डेमो क्लासेस देख लो, आपको ऐप पे मिल जाएंगी। हमारे क्लास में हर एक स्टूडेंट की क्वेरी को मैं रन टाइम पे सॉल्व करता हूं, रन टाइम पे मैं डेली ग्रुप्स बनते हैं, रन टाइम पे मैं उनकी कॉपियां चेक करता हूं, सारी कॉपियां A to Z पूरी चेक होती हैं, और वर्तनी, वाक्य, साहित्य, हर एक गलती पे ध्यान दिया जाता है। तो आपको सिर्फ हम हिंदी साहित्य में क्वालिफाई नहीं कराएंगे, बल्कि प्रॉपर तरीके से हिंदी का जानकार बनाएंगे, ताकि आप चाहे मुख्य परीक्षा में, GS में, SA में, एथिक्स के पेपर में, सब में आपको हेल्प मिलती है, आप 100% इस्तेमाल कर सके अपनी उस योग्यता का। तो 15 जुलाई से, ठीक है, 1 हफ्ते तक इसमें एडमिशन चलेगा। हिंदी साहित्य के इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, वैकल्पिक विषय, और विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ठीक है, ठीक है। चाहे आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं, दिस इज योर कोड, यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। बाकी स्टडी IQ IAS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।